यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीएस वर्ल्ड का यूपी पीसीएस का यहाँ पर टेस्ट पेपर हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं और पार्ट 2 हम लोग यहाँ पर अब कवर करेंगे। पार्ट 1 करीब 74, 75, 76 क्वेश्चन जो भी किए होंगे वो हो गए। उसके आगे से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में, राइट। और यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 को आज यहाँ पर खत्म करेंगे। यहाँ पर पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 अगर पहले आप देख रहे हो तो कोई बात नहीं, पहले आप देख सकते हो, और पार्ट 1 आप बाद में देख लेना, है ना। आप जैसा भी आपको ठीक लगता है, पार्ट 1 पहले कर लो या पार्ट 2 पहले कर लो, कोई इसमें शेड्यूल ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 कहने का मतलब है कि यहाँ पर आधे क्वेश्चन हम लोग कवर करें पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ऐसे करके एक टेस्ट को 2 पार्ट में कवर करते हैं। आते क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे जहाँ से कल हम लोग ने इसको छोड़े थे। हम लोग 74 क्वेश्चन कर चुके थे, 75 से देखते हैं। 75 है, निम्नलिखित में से कौन ये किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा 2 राष्ट्र सिद्धांत औपचारिक रूप से स्वीकार किए गए थे। आंसर हो जाएगा 75 का। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, जिसे आगे चलकर 2 राष्ट्र सिद्धांत का आधार माना गया था। इस प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, जिसके राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक हित अलग अलग होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र की आवश्यकता को सैद्धांतिक रूप से स्थापित किया था। ठीक है, और इससे पहले मुस्लिम लीग संवैधानिक सुरक्षा तक सीमित थी, किंतु लाहौर प्रस्ताव ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप दिया था। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 76 आते हैं। 76 से नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और यहाँ से कारण है। कथन बोला कि डायरेक्ट एक्शन डे 1946 ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को तीव्र रूप से क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। पहला 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट, एकदम सही बात है। सेकंड आर बोल रहा है, मतलब इसमें कहने का कि क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे ब्रिटिश सरकार के और कांग्रेस पर दबाव बनाने को एक जन आंदोलन के रूप में घोषित किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों यहाँ से एकदम सही है। आंसर 76 का एक करेक्ट आंसर है। 77 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने। मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। पहली बात क्या होगी, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, जिन्ना ने कभी कांग्रेस के साथ संवैधानिक राजनीति में भाग नहीं लिया है। ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाद में राजनीतिक मतभेदों के और कांग्रेस की नीतियों को असहमति के कारण वे मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बने थे। तो ये बात गलत हो जाएगी सेकंड वाली। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर 78 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लखनऊ समझौते के समय कांग्रेस ने गर्म दल और नरम दल पुनः एकीकृत हो चुके थे। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 78 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का विरोध किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इस समझौते का प्रमुख समर्थक में थे और उन्होंने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक आवश्यक राजनीतिक जो समझौता था वो माना था, इसलिए पहला कथन यहाँ से सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 79 नंबर है, कथन ए और कारण आर। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकप्रिय हुआ था। पहली बात क्या होगी, 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में, उसके दौरान ब्रिटिश सरकार को भारतीय संसाधनों और सैनिक की आवश्यकता थी, उस पृष्ठभूमि की भारतीयों में से एक आशा जगी थी। ठीक है, कि युद्ध के बाद उन्हें अधिक राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। सेकेंड बात है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त थी और भारतीयों में राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा बढ़ रही थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर। लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन दोनों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक बल प्रदान किया था। पहला क्या होगा, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं था और वे स्वतंत्र रूप से विकसित हुई थी। ये बात गलत है कि दोनों घटनाएं परस्पर असंबद्ध नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के वैचारिक समर्थन देती थी, और इसलिए पहला कथन सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। 81 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चंपारण सत्याग्रह नील की खेत तो तिनकटिया प्रथा थी उसके विरुद्ध था। पहला क्या होगा, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि गांधी जी के अहिंसा केवल राजनीतिक जो रणनीति थी वो नहीं, बल्कि यहाँ पर जीवन दर्शन पर भी थी, और वे हिंसा को नैतिक रूप से गलत मानते थे, चाहे लक्ष्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया था, ये बात गलत है, बताया ना मैंने आपको ऊपर, है ना, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली वन करेक्ट है, एक दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बारे में विचार करना है।
इसका मूल कारण क्या था? मूल कारण इसका क्या था? आंसर हो जाएगा 82 का। देखो, जो खेड़ा सत्याग्रह है ये गुजरात में अकाल की स्थिति के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, और किसानों का तर्क था कि जब फसल नष्ट हो गई तो इसे वसूली अन्यायपूर्ण होगी। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से कर न देने को अहिंसक नीति अपनाई थी और अंततः सरकार को झुकना पड़ा था और कर माफी दी गई थी। और ये सत्याग्रह गांधी जी की व्यवहारिक राजनीति और नैतिक दबाव की नीति थी और उत्कृष्ट उदाहरण बताती है। इसका आंसर बी करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित पर विचार करना है। गांधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को स्वीकार किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा केवल रणनीतिक नहीं बल्कि यहाँ पर जीवन दर्शन थी। वे हिंसा को नैतिक रूप से गलत मानते थे, चाहे लक्ष्य कितना भी पवित्र हो। ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकंड, गांधी जी ने अहिंसा सिद्धांत केवल रणनीतिक और रणनीतिक था। ये बात करेक्ट गलत हो जाएगी, है ना। आंसर क्या होगा? 83 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये ए करेक्ट है। 84 नंबर है, नीचे दिए यहाँ पर कूट और कथन है, उसको लेकर के देखते हैं। इसमें बोला है कि कथन है चंपारण सत्याग्रह को भारत में गांधीवादी युग की शुरुआत मानता है। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत का पहला बड़ा जन आंदोलन था। इससे उन्हें ग्रामीण भारत से जोड़ा था और यहाँ पर राष्ट्रीय एक नेतृत्व को लेकर के रूप स्थापित किया था। ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकंड बात है क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन के गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति के में आ गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन से गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में आ गए थे। ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों बातें सही है। क्वेश्चन 85 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कानपुर षड्यंत्र केस कम्युनिस्ट गतिविधियों को कुचलने के हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था। पहला, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्युनिस्ट गतिविधियों को दबाने का प्रयास था और इस मुकदमे में कई कम्युनिस्ट नेताओं को विदेशी विचारधारा फैलाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि दमन के बावजूद कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त नहीं हुई थी। पहला करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि जो समाप्त नहीं थी बल्कि यहाँ पर मजदूरों के युवाओं के बीच अधिक आकर्षक बन गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने आंदोलन के परिणाम न देख पाने का कारण अपनी मृत्यु को माना था? आंसर हो जाएगा 86 का बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक उसी दिन जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तिलक ब्रिटिश शासन को प्रबल विरोधी मानते थे और उन्होंने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का विरोध किया था, 1919 का। ठीक है, उसकी मृत्यु के कारण वे असहयोग आंदोलन में परिणाम नहीं देख सके थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 87 87 है, नीचे दिए गए कूट और कथन है, कारण है। इसमें बोले खिलाफत आंदोलन का अंत भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ था। पहला क्या होगा? 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक नैर्मकालिक हिंदू मुस्लिम एकता अवश्य उत्पन्न की थी, किंतु उनके विघटन के बाद कोई स्थायी संयुक्त राजनीतिक मंच विकसित नहीं हो सका था। तुर्की में खलीफा की समाप्ति और असहयोग आंदोलन की वापसी ने मुस्लिम जनभावनाओं को अलग कर दिया था और अलग दिशा मिला दिया था। इससे आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति को बल मिला था। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे आते क्वेश्चन 88। प्रारंभिक कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से देखा था। पहला क्या होगा? पहली बात 88 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को अपने वर्गीय दृष्टि से देखा और यहाँ पर मजदूर किसान शोषण को केंद्रीय मुद्दा माना था, जबकि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता था और कम्युनिस्ट आंदोलन सामाजिक आर्थिक क्रांति पर अधिक बल देता था। दोनों आंदोलन में कई बार सहयोग हुआ और उनकी लक्ष्य और पद्धति समान नहीं थे, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, एक। 89 नंबर क्वेश्चन 89। इसमें बोले विचार करने, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत करना था। पहली बात 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। क्यों? देखो, पहले से लिखा है क्योंकि असहयोग जो आंदोलन था ये 1920 से 22 के, उसका उद्देश्य केवल तत्काल स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से अनुशासित बनाना था। ठीक है, इस आंदोलन का अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना,
खादी का प्रचार और मुस्लिम हिंदू सहयोग को लेकर प्रोत्साहन मिला था, इसलिए पहला गलत है। दूसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित पर विचार करना है। असहयोग आंदोलन भारत का पहला व्यापक जन आंदोलन था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि असहयोग आंदोलन पहली बार गांव-गांव कस्बों तक फैला और किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई थी। इस आंदोलन ने कांग्रेस को जन संगठन में परिवर्तित किया और भविष्य के आंदोलनों में जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण और मजबूत आधार तैयार किया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 1 और 2 सी आंसर सही आंसर होगा 90 का। 91 आते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र, इसका सही आंसर होगा। बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन में से प्रमुख नेता थे। उन्होंने अवध क्षेत्र में किसानों को संगठित किया और एका आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन जमींदारों के अत्याचार, अवैध वसूली और बेगार के विरुद्ध था। बाबा रामचंद्र ने रामचरितमानस और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से किसानों को जागरूक किया और महात्मा गांधी और कांग्रेस से प्रेरणा अवश्य मिली थी और उस पर नेतृत्व स्थानीय था। इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के संबंध में बाबा रामचंद्र का अत्यंत महत्वपूर्ण होना था। 92 नंबर है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुई थी। इसके कौन संस्थापक? इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और प्रथम महासचिव एच जी रंगा थे। इस संगठन का उद्देश्य किसानों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। सेकेंड बात है, एच जी रंगा इसके प्रथम महासचिव बनाए गए थे, है ना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर दोनों बातें क्या होंगी? 92 का करेक्ट है, सी। ठीक है। 93 नंबर है। 93 स्वराज पार्टी 1923 के गठन के प्रमुख यहाँ पर उद्देश्य क्या था इसका? देखो, जो स्वराज पार्टी था, है ना, ये बोला कि उसके गठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? क्योंकि असहयोग आंदोलन की वापसी 1922 के बाद कांग्रेस के भीतर यह प्रश्न उठा था कि आगे की रणनीति क्या हो, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उसके नेतृत्व में एक समूह का विचार रखा था कि ब्रिटिश शासन की संस्थाओं को उपयोग करके ही शासन की कमजोरियों को उजागर किया जा सकता है। और इसी विचार से जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कि विधान परिषद जो थी उसमें प्रदेश सरकार का कामकाज को बाधित करना और बजट में जो नीतियां थी उनके विरोध करना था। और 1919 के भारत सरकार नियम 1919 की सीमाएं थी उसको उजागर करना था। ठीक है। आंसर क्या होगा? 93 का बी करेक्ट है। एक एक बात आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से कुछ पॉइंट नोट करते जाना जो आपको इसमें नहीं आते हो, जो पॉइंट नहीं लगते हो। ठीक है। 94 निम्नलिखित पर विचार करने। नेहरू रिपोर्ट 1928 साइमन कमीशन के उत्तर में प्रस्तुत की गई थी। पहली बात 94 का करेक्ट है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 जो थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार की गई थी और ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारतीयों द्वारा प्रस्तुत पहला स्वदेशी संवैधानिक प्रारूप था। नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो इसमें डोमिनेंट स्टेट्स मौलिक अधिकार उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग बाद में लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। ये बात गलत है, ओनली एक करेक्ट होगा। 95 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 28 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस वास्तव में 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में मनाया गया था। ये कथन करेक्ट है, किंतु इसका निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, ना कि कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन का महत्व मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के जो प्रस्ताव थे उसके लिए था। इसलिए पहली बात सही है, दूसरी बात गलत हो जाएगी इसकी। 96 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। गांधी रिबेन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। पहली बात क्या होगी? 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गांधी रिबेन समझौता जो है 5 मार्च 1931 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच समझ बनी, जिसके अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था और राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी थी। इसके बदले कांग्रेस ने द्वितीय कोलमे सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था। ठीक है, और गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे और दोनों बातें करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्नलिखित पर विचार करने। जवाहरलाल नेहरू को भारत में समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है और यह कथन एकदम करेक्ट है। वे आर्थिक समानता और राज द्वारा नियोजन
और सामाजिक न्याय के समर्थक थे, किंतु ये कहना उनका समाजवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित था तो गलत हो जाएगी बात। इसलिए नेहरू का समाजवाद आर्थिक और सामाजिक पुनर्रचना से जुड़ा हुआ था, जिसका प्रतिबिंब बाद में योजना आयोग और सार्वजनिक क्षेत्र के मिश्रित अर्थव्यवस्था में दिखाई देता था। पहला सही दूसरा गलत है। आंसर ए। 98 नंबर क्वेश्चन 98 नीचे दिए गए पर कथन और कारण है। कथन 1 कारण। कांग्रेस ने 1920 के दशक में देशी रियासतों के प्रति स्पष्ट नीति घोषित की थी। पहली बात 98 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है कांग्रेस ने माना था कि रियासतों का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता पर संघर्ष से अलग नहीं है। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में उसके बाद देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट की थी और कांग्रेस का दृष्टिकोण था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों एक ही राजनीतिक समस्या में से दो पहलू होते थे, अतः स्वतंत्र भारत में रियासतों का विलय अनिवार्य होता था। इसी सोच के तहत कांग्रेस ने रियासतों में जन आंदोलन का नैतिक समर्थन किया था, यद्यपि प्रत्यक्ष जो हस्तक्षेप था वह परहेज रखा गया था। और इस प्रकार कथन में यहाँ पर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। क्वेश्चन 99 नंबर है। 99 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी अगस्त क्रांति कहा जाने लगा था, उसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या था? इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था और इसे अगस्त क्रांति किस लिए कहा था, क्योंकि इसने ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक संचार और कानूनी व्यवस्था की संरचना को गहराई से झकझोर दिया था और आंदोलन ने प्रारंभिक दिनों में ही शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद ये जन आंदोलन के रूप में फैल गया था और रेल पटरियां उखाड़ दी गई थी, डाकघर व्यवस्था बाधित हुई थी, थानों और सरकारी भवनों पर हमले और कई स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी थीं। यह आंदोलन न तो सीमित था और न ही नियंत्रित, बल्कि जनता की इस स्वस्फूर्ति प्रक्रिया थी जिसने ब्रिटिश सत्ता को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत अब अधिक समय तक शासित नहीं किया जा सकता है। बी आंसर होगा 99 का। क्वेश्चन 100 नंबर है। क्वेश्चन 100 है भारत छोड़ो आंदोलन का तत्काल कोई ठोस परिमाण नहीं निकला था। पहला क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तुरंत बाद भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, इसलिए कथन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तत्काल ठोस परिणाम नहीं निकला था, किंतु दीर्घकालिक दृष्टि से यह आंदोलन अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ था। व्यापक जन उभार, जो प्रशासनिक जो विफलता, सेना और नौकरशाही में असंतोष देखा गया रहता था। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश सरकार को यह समझा दिया था कि भारत पर शासन अब संभव नहीं है, ठीक है। इसी कारण 1946 में उसके बाद कैबिनेट मिशन और अंतिम सरकार जैसी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है, सी। क्वेश्चन 101 नंबर है निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा 101 का। करेक्ट आंसर क्या, 101 का सही आंसर यहाँ से सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही आंसर होगा। 2 सितंबर 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। इस मंत्रिमंडल ने जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उपाध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख थे, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सी गोपालाचारी, ठीक है, और लियाकत अली खान आदि प्रमुख इसके सदस्य थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं थे। वे उस समय शैक्षिक दार्शनिक भूमिका में अधिक सक्रिय थे और बाद में राजनीतिक संबंध को लेकर संवैधानिक पदों पर रहे थे। आंसर क्या होगा, इसका सी करेक्ट है। 102 भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? 102 का आंसर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 103 नंबर है भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारतीय अधिनियम परिषद 1861, इसका सही आंसर होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में विधायी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषदों को भी कानून बनाने की शक्ति सीमित कर दी थी, ठीक है। और इसके अलावा पहली बार विधान परिषद ने भारतीयों को नामित सदस्य के रूप में शामिल किया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी जिससे कार्यपालिका अधिक संगठित बनी थी और इससे अधिनियम ने 1837 के अत्यधिक विकेंद्रीकरण को लेकर के संतुलित किया और आगे संवैधानिक विकास की मार्ग प्रशस्त किया था। 103 का भी करेक्ट है। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 104 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार नियम 1935 को एक कार जिसमें ब्रेक है इस पर इंजन नहीं है किसने कहा था? ये 104 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए उसी एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है ये कहा था। उसका आशय था कि यहाँ पर यह अधिनियम भारतीयों को सीमित अधिकार देता है लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश गवर्नर जनरल के गवर्नरों के हाथ में रहती थी। यद्यपि इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय ढांचे और विस्तृत मताधिकार जैसी व्यवस्थाएं दी थी, फिर भी केंद्रीय
स्तर पर भारतीयों को पूर्णतः सत्ता नहीं मिली थी, इसलिए यह अधिनियम सुधारात्मक होते हुए भी स्वतंत्रता की आकांक्षा को पूर्ण नहीं कर सका था। आंसर 101 का 104 का ये करेक्ट है। 105 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। पहली बात क्या होगी? 105 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य केवल बंगाल तक ही सीमित था, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना और प्रशासनिक सुधारों की मांग करना, उठाना और अखिल भारतीय चेतना का विकास करना था। यद्यपि इसका प्रारंभ बंगाल से हुआ था, किंतु इसका लक्ष्य अखिल भारतीय संगठन बनाना था, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि बना था। इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 गलत होगा। 106 नंबर आते हैं, सही युग में बताना है कौन सा है नवजीवन भाषा। आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर गुजराती। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजराती, क्योंकि नवजीवन महात्मा गांधी से संबद्ध एक प्रमुख पत्र था जिसका प्रारंभ गुजराती भाषा में हुआ था। बाद में इसके हिंदी संस्करण यंग इंडिया हरिजन से वैचारिक विस्तार हुआ था और नवजीवन का उद्देश्य सत्याग्रह, स्वदेशी और नैतिक राजनीतिक पर प्रसार को लेकर के ये पत्र केवल समाचार में नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में वैचारिक मंच बना था। 107 है, हिंद स्वराज के लेखक और विचारधारा का सही युग्म क्या होगा? करेक्ट आंसर 107 का बी गांधी नैतिक आध्यात्मिक स्वराज इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है और ये कृति आधुनिक सभ्यता थी। सभ्यता की आलोचना करते हुए नैतिक आध्यात्मिक स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत करती थी और मशीनवाद, उपभोक्तावाद और हिंसा के विरोध में ये कारण ये पुस्तक विशिष्ट होती है। आंसर बी करेक्ट है। 108 नंबर है, स्वदेश मित्रण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? स्वदेश मित्रण था किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? आंसर बी तमिल। स्वदेश मित्रण तमिल भाषा का प्रमुख राष्ट्रवादी पत्र था। दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। 109 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना समाचार पत्र और इसकी भाषा। पहली बात है, इसमें बोला केसरी है ना, केसरी क्या होगा? केसरी मराठी भाषा का पत्र था, जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। केसरी मराठी भाषा में, ठीक है, तो ए का 2 और बी का 1 हो जाएगा। और यंग इंडिया क्या था? राइट, यंग इंडिया अंग्रेजी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में बौद्धिक पक्ष को प्रस्तुत करता था, जबकि हरिजन हिंदी गुजराती में भी सामाजिक सुधार पर केंद्रित था। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सी का बी का 1, सी का भी 1 होगा ना। और हरिजन क्या होगा? हरिजन आपको हो जाएगा डी का 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो बी 2 बार बना रहे हैं ना, इस वजह से होगा। आगे आते क्वेश्चन 110, हरिजन पत्र का प्रमुख उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर 110 का हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अस्पृश्यता और निवारण। ठीक है, हरिजन पत्र सामाजिक सुधार का प्रमुख माध्यम था और गांधी जी ने इसे दलित वंचित वर्गों को अधिकार, समानता और नैतिक उत्थान के लिए समर्पित किया था। यह पत्र राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ सामाजिक क्रांति का भी वाहक बन गया था। 111, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का प्रमुख विषय क्या था? करेक्ट आंसर होगा इसका भारतीय सभ्यता संस्कृति, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं और ये भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक आत्मबोध की कृति मानी जाती है। 112 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है पुस्तक और यहाँ पर इसके लेखक कौन से हैं? इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की वैचारिक कृति है जो नैतिक आध्यात्मिक स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत करती है। ठीक है, बंदी जीवन जो होगा ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है जो उनकी कारावास के अनुभव से जुड़ी हुई है। और अनहैप्पी इंडिया लाजपत राय। करेक्ट आंसर क्या होगा? A1 B2 C3 D4। करेक्ट आंसर 112 का ए। 113 नंबर है, बंदी जीवन पुस्तक किस आंदोलन से संबंधित थी? ये संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का, ये संबंधित है सविनय विज्ञान आंदोलन। बंदी जीवन जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, अभी मैंने बताया आपको, आत्मकथात्मक रचनाएं जो उनके कारावास और सविनय विज्ञान आंदोलन के अनुभव को क्या करती है? दर्शाती है। 114 नंबर है, समाचार पत्रों में सबसे बड़ी भूमिका क्या थी? समाचार पत्रों में सबसे बड़ी भूमिका थी कि आधुनिक भारत में पत्र पत्रिकाएं राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ थी। ठीक है, और उन्होंने राजनीतिक विचार, सामाजिक सुधार और जनता को संगठित करने को निर्णायक भूमिका निभाई थी। बी यहाँ से आंसर होगा। 115 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, भारत में आने वाला
पहला यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था। 115 का पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली व्यापारी थे। पहला करेक्ट है। सेकेंड, पुर्तगालियों से पहले फ्रांसीसी ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। सेकेंड बात करेक्ट नहीं है क्योंकि फ्रांसीसी काफ़ी बाद में आए थे 1664 में, तो कहाँ से करेंगे? व्यापारिक संबंध स्थापित है ना, तो एक गलत हो जाएगी बात। ओनली वन करेक्ट है, एक बात इसकी सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित पर विचार करना है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में इसलिए असफल रहे थे क्योंकि उनकी नौसेना कमजोर थी। पहली बात करेक्ट है क्योंकि फ्रांसीसी सेना की तुलना में अंग्रेजी नौसेना काफ़ी अधिक शक्तिशाली देखी गई थी और वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी शक्ति के पतन के निर्णायक युद्ध था। यह बात भी करेक्ट है क्योंकि 1760 में वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे। दोनों बातें करेक्ट, आंसर है। 117 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने। आसफउद्दौला ने 1748 में सफदरजंग को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। पहली बात करेक्ट है, 1748 में सफदरजंग को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। सेकेंड बात है, सफदरजंग की नियुक्ति के बाद अवध में नवाबी शासन सुदृढ़ हो गया था। यह भी करेक्ट है क्योंकि इसमें अवध के नवाबी प्रशासन काफ़ी मजबूत हुआ था या सुदृढ़ हुआ था। आसफउद्दौला स्वयं अवध का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। ये बात गलत है क्योंकि आसफउद्दौला प्रथम स्वतंत्र नवाब नहीं था। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 117 का ए। 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बताता है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? 118 को जाएगा। पहला क्या बोला है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों को पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया था। गलत है क्योंकि प्रथम युद्ध के बाद पूर्ण विलय नहीं हुआ था। सेकेंड बात है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय हुआ। करेक्ट है। 1849 में महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। सही बात है। चौथी बात है, पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? पहला गलत है, बाकी सब करेक्ट है। गलत पूछा था तो ये 119 नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला है रेलवे ने भारत में ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण को सुदृढ़ कर दिया, है ना। पहला क्या होगा? स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि रेलवे का एक प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सैन्य शक्ति को मजबूत करना था और इसके माध्यम से सैनिकों, हथियारों और रसद का तेजी से स्थानांतरण संभव हुआ था, जिससे क्या होता विद्रोहों को दबाना आसान हो गया था। रेलवे माध्यम से सैनिकों को हथियारों में तीव्र आवागमन संभव हुआ था। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है। तीसरी बात है, रेलवे के सैन्य उपयोग को लेकर के 1857 के विद्रोह के बाद आरंभ हुआ था। गलत है क्योंकि इससे पहले भी सैन्य उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसको प्रयोग करते थे। ये कहना गलत होगा कि 1857 के बाद हुआ था, तो गलत है। 1 2 सिर्फ करेक्ट होगा। 119 का ए नंबर स्टेटमेंट सही है। 120 नंबर है, भारत में पहली बार औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे? करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा। ये थे बी स्टेटमेंट, दादाभाई नौरोजी इसका सही आंसर होगा। दादाभाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने 1868 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का पहला सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत किया था। उनका उद्देश्य ये सिद्ध करना था कि भारत की गरीबी प्राकृतिक नहीं बल्कि औपनिवेशिक शोषण के परिणाम है। आगे चलकर VKR राव और अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी अधिक वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, परंतु इस दिशा में पहल दादाभाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था किंतु एक राष्ट्रीय आंदोलन से कम। यह कथन किस इतिहासकार का सर्वाधिक रूप से जुड़ा माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर SN सेन। ठीक है, SN सेन ने 1857 में विद्रोह को केवल एक सैनिक विद्रोह मानते हुए से इनकार कर दिया था और इसे एक व्यापक राजनीतिक तथा सामाजिक विद्रोह माना जाता था। उनके अनुसार इसमें सैनिक के साथ साथ किसानों, जमींदारों और अबदस्त शासकों की भी भागीदारी देखी गई थी। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि इसमें आधुनिक अर्थों में राष्ट्रीय चेतना और संगठित नेतृत्व का अभाव था, इसलिए उनका दृष्टिकोण संतुलित माना जाता था, ना तो इसे पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में ही ना ही नाम मात्र सैनिक विद्रोह। तो बी आंसर होगा। 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से गलत है? 122 में देखो 1857 की जो क्रांति उसको लेकर के है ना, 1857 की क्रांति स्वरूप को लेकर इतिहासकारों ने मतभेद रहे थे। BD सावरकर ने इसे स्पष्ट रूप से प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था। RC मजूमदार ने इसे ना तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम माना था। जेम्स आउटरम जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में देखा था, किंतु SN सेन ने इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं माना था बल्कि इसे एक व्यापक राजनीतिक और सामाजिक विद्रोह स्वीकार किया था। आंसर
डी करेक्ट है। 123 नंबर है, जनजाति और किसान विद्रोह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रमुख योगदान क्या था? इसका प्रमुख योगदान यह था कि जनजाति और किसान विद्रोह ने ग्रामीण समाज में अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना विकसित की थी। इन आंदोलनों ने शोषण, भूमि अधिकार और न्याय जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया था। यद्यपि ये आंदोलन पूर्णतः राष्ट्रवादी नहीं थे, फिर भी इन्होंने ग्रामीण भारत में राजनीतिक चेतना का विस्तार किया था और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में इसके लिए सामाजिक आधार तैयार किए थे। अतः इनका योगदान अप्रत्यक्ष किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण था। 123 का पी करेक्ट है। 124 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होगा ये सही नहीं है? 124 में कौन सा सही नहीं है? देखो, इसमें सही ये नहीं होगा, ये बोला ये आंदोलन पूर्णतः सांप्रदायिकरण प्रकृति का था। ठीक है, तारकेश्वर आंदोलन की बात की जा रही है, क्योंकि जो तारकेश्वर आंदोलन है 1924 में बंगाल के स्थित तारकेश्वर मंदिर से जुड़ा था, जहां मंदिर के महंत के नैतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध व्यापक जन आक्रोश उत्पन्न हुए थे और यह आंदोलन धार्मिक संस्था में व्याप्त अनैतिकता के विरोध में था, न कि किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध था। यद्यपि इसका आधार धार्मिक स्थल था, लेकिन इसे सांप्रदायिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता था। इसमें सामाजिक नैतिकता और जन न्याय की भावना प्रमुख देखी गई थी, इसलिए तीसरा आंसर गलत होगा, सी। 125 नंबर है, 125, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? 125 में कौन सा गलत है? आंसर जाएगा महिला शिक्षा आंदोलन का विरोध केवल ग्रामीण समाज तक सीमित था। यह बात गलत है, क्योंकि ग्रामीण समाज तक यहाँ पर नहीं था, क्योंकि देखो महिला शिक्षा आंदोलन का विरोध केवल ग्रामीण समाज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे शहरी क्षेत्रों में शिक्षित वर्गों में भी इसका विरोध हुआ था और परंपरावादी समाज स्त्रियों की शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा मानता था। और इसके बावजूद जेईडी जो बेंथियो ने उसने कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की और सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में महिला शिक्षा को सामाजिक सुधार जोड़ा था और महिला शिक्षा में विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह विरोध और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया था। इसलिए क्या होगा? तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार देखा गया, है ना, क्योंकि विधवा विवाह जो था, पुनर्विवाह, ये आंदोलन में सबसे बड़ा एक प्रभाव था। महिलाओं की स्थिति जो थी सामाजिक, वो सुधार देखी गई थी और इस आंदोलन ने विधवाओं को सामाजिक सम्मान और वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में काम भी किया था। और 1856 का विधवा पुनर्विवाह नियम इस संघर्ष का परिणाम था। इससे महिलाओं की स्थिति में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई थी। यद्यपि यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के साधन नहीं मानता था, पर यह इसने समाज में सुधारवादी चेतना को मजबूती दी थी। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका ऐतिहासिक महत्व था कि इसके बीच 1885 से 1905 के बीच कांग्रेस का मुख्य योगदान राजनीतिक जागरूकता, संगठन और नेतृत्व निर्माण था। इस काल में कांग्रेस ने भारतीयों को आधुनिक राजनीतिक प्रक्रिया, याचिका, प्रस्ताव पर बहस और प्रतिनिधित्व से परिचित कराया था। यद्यपि इस चरण में अंग्रेजी कांग्रेस जो थे उदारवादी थी और इसने आगे चलकर उग्र राष्ट्रवाद और जन आंदोलन के लिए ठोस आधार तैयार किए थे। न तो तत्काल स्वतंत्रता मिली थी और न ही सशक्त संघर्ष हुआ था, लेकिन राजनीतिक चेतना का प्रसार इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान था। 127 का सी। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 128 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था, गलत है, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में विभाजन के लिए ही प्रसिद्ध है। जब कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी, वहीं बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, 1917 में कलकत्ता में, और महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये सब याद रखना, एक्स्ट्रा पॉइंट, डी आंसर होगा। 129 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक आंदोलन था, पहला। 129 का पहला क्या होगा? ये गलत है। क्या होगा पहला? हाँ, पहला गलत होगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक आंदोलन भी था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया गया था। इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरी बात यहाँ पर सही होगी, बी। क्वेश्चन नंबर 130, 130,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा मुख्यतः किस विचारधारात्मक उद्देश्य से जुड़ा था? आंसर हो जाएगा 130 का। करेक्ट आंसर क्या? 130 का सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी संघर्ष के साथ समाजवादी परिवर्तन, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। विशेषकर भगत सिंह के माध्यम से इस नारे का आशय केवल अंग्रेजी शासन के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति की मांग को व्यक्त करता था। भगत सिंह ने इसे समाजवादी क्रांति से जोड़ते थे, जहां शोषण, वर्गभेद और अन्याय का अंत हो गया था। ये नारा जनता को व्यापक परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था, न कि केवल सत्ता हस्तांतरण के लिए। आंसर क्या होगा? 31 का सी करेक्ट है। 131 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले नीचे दिए गए पर कथन है, उस पर विचार करने का कथन कारण। कथन एक बोला है सत्याग्रह की अवधारणा एक क्या है? व्यवहारिक यहाँ पर विकास सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में इसका हुआ था। अवधारणा व्यवहारिक विकास इसका सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि गांधी जी ने राजनीतिक नैतिक दर्शन भारत में नहीं बल्कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में विकसित हुआ था, और वहाँ उन्होंने नस्ली भेदभाव, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध को संगठित के रूप दिया था। और सत्याग्रह केवल विरोध नहीं बल्कि आत्मबल, सैन्यतिकता और आत्मकष्ट पर आधारित था। ठीक है, संघर्ष था। सेकेंड बात है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक, संगठित और नैतिक प्रतिरोध को प्रयोग किया था। ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। आंसर 31 का ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 132। नीचे दिए गए कथन और कारण। कथन एक कारणार्थ 132 नंबर है। यहाँ से 4 फरवरी मतलब जो चोरी चोरा की घटना असहयोग आंदोलन की तत्कालिक समाप्ति का प्रत्यक्ष कारण था। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जनपद के चोरी चोरा हिंसक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस थाने को जला दिया गया था। और इस घटना से गांधी जी अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने 12 फरवरी 2022 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता संघर्ष के आधार अहिंसा और आत्मसंयम होना चाहिए। यदि जनता हिंसा की ओर बढ़ती है तो वे नैतिक बल खो देती है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर 132 का ये यहाँ पर भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 133। भारत में सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की पूरी प्रक्रिया कुल कितने दिनों में पूरी हो गई थी? आंसर हो जाएगा 133 का करेक्ट आंसर बी 72 डेज इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 72 डेज नहीं, 86 डेज इसका आंसर होगा। कितना? 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। 72 डेज होगा। ठीक है, 72 होगा, क्योंकि 133 है इसमें भारत सत्ता का हस्तांतरण और विभाजन पूरी तरह से प्रक्रिया कुल 72 डेज में हुई थी। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित हुई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का स्वतंत्रता विभाजन संपन्न हुआ था। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया 72 दिनों में क्या है पूरी हो गई थी। और यहाँ से जो आंसर उसका हो जाएगा ये 72 करेक्ट होगा। आगे आते क्वेश्चन 134। होम रूल आंदोलन के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? एनी बेसेंट इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड बोला है बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये गलत हो जाएगा। तीसरा सुरेंद्र बनर्जी होम रूल लीग, ये भी गलत है। चौथा यहाँ से मदन मोहन मालवीय इंडियन होम रूल लीग, ये भी गलत है। सही पूछा कि कौन सा यहाँ पर सही है, तो पहला वाला युग में यहाँ से करेक्ट है 134 का ए यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन 135। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया था? 135 का आंसर हो जाएगा ये किया गया था गौरीशंकर मिश्रा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गौरीशंकर मिश्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। अवध क्षेत्र में किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया था। 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनारायण द्विवेदी तथा मालवीय जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था, जिससे शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा रामचंद, छिंगरीपाल सिंह तथा दुर्गापाल की अहम भूमिका रही थी। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं आगे क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। आगे क्वेश्चन 137 है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन हुए थे? आंसर हो जाएगा 137 का बी, 7 सम्मेलन हुए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? 137 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। इलाहाबाद में 3 और 4, मतलब 3 यहाँ पर लखनऊ में और 1 बनारस में हुआ था, कानपुर में 1। ठीक है, तो ऐसे करके आंसर क्या होगा? 137 का बी करेक्ट आंसर होगा। और 138 नंबर क्वेश्चन है, वन थर्टी एट नंबर सम्मिलित करना है। यहाँ से देखते हैं इसको, स्थान और नेतृत्व करता है इसका कौन कौन है। पहला 138 है, इसमें देखो पहले बोला कि लखनऊ देवी सिंह, नहीं लखनऊ बेगम हजरत महल। ठीक है, उसके बाद अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, और मथुरा आपका जगह देवी सिंह। मेरठ आपका कदम सिंह करेक्ट आंसर है। ए यहाँ से 38 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 3 4 1 2 इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 139, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? करेक्ट आंसर 139 को जाएगा, ये था जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से आंसर होगा इसका, क्योंकि संयुक्त जो प्रांत के लखनऊ समीपवर्ती क्षेत्र 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन के नेतृत्व में मदारी पासी ने किया था। वह द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और नेहरू द्वारा इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व भी किया गया था। 139 का डी करेक्ट है। आगे आते हैं 140 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो पहली बार किसी गांव में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 140 का करेक्ट आंसर ये सी, फैजपुर 1936। ठीक है, 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी चुनाव हिंसा लेने को तैयार हुए थे। और फैजपुर में होने वाला ये अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, जिसके अंतर्गत 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा और संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 40 का सी करेक्ट है। 41 आते हैं 141 नंबर है, 1929 में नागपुर संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 141 का आंसर ए करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या होगा इसका सही आंसर है ए नंबर। 142 महात्मा गांधी का प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ था? 142 का आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड के सामुदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, जो अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पुनः समझौते के बाद खत्म हुआ था। 142 का क्या होगा ए करेक्ट है। आगे आते हैं 143 नंबर, 143 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद उत्तर प्रदेश में 1886 में इस्लामी मदरसे की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देना था। आंसर यहाँ से 143 क्वेश्चन है इसका होगा। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर 143 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने का उद्देश्य 1886 में इस्लामी मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी मैंने बताया, आंसर सी मोहम्मद कासिम नकवी इसका आंसर होगा 143 का सी। 144 है, वन 144 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है श्रीमद् भगवत गीता रहस्य जो है उसके लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का आंसर ये बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा। 145 है, दलितों को हरिजन नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से गांधी जी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि दलितों को हरिजन नाम से सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा संबोधित किया गया था। हरिजन स्थान के लिए गांधी जी को 2 बार अनशन पर बैठे और अपने उद्देश्य की गंभीरता का अहमियतता से अपने समर्थकों को अवगत करवाया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट आंसर 145 का। 146 नंबर है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा? 146 में करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर ये बी करेक्ट है। इसमें गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाया था, क्योंकि 1938 तक जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ताओं के तौर पर उभर चुके थे और कांग्रेस विचारधारा परंपराओं और परिवर्तनवादी में विभाजित हो चुकी थी और गांधी जी चक्री राजनीति से हरिजनों के उन्नयन के कारण अलग हो चुके थे। आंसर 146 का बी करेक्ट है। आगे आते हैं 147 नंबर क्वेश्चन है, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में रंजित कर रही हैं। उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल वायसराय ने भारतीय बुनकरों के संबंध में कहा था? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर बी लॉर्ड मेटकॉफ इसका सही आंसर होगा 147 का। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1881 में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में ये वक्तव्य दिया था। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 148 नंबर है। 148 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था सम्मिलित नहीं कर रहा है? कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 148 का करेक्ट आंसर ये मद्रास महाजन सभा स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी टी.के. तेलंग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचारी जी सुब्रमण्यम अय्यर आनंद चार्लू 1884 में। क्वेश्चन 149 बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने अंग्रेजी में केसरी तथा मराठी में मराठा नामक पत्रों की स्थापना की थी या पन्नों की स्थापना की थी। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने 1880 में उसके दशक में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, भाग लिया था उसमें, जो बाद में एक फर्गुसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और उन्होंने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। पहली बात गलत है, और दूसरी बात है सही, उन्होंने न्यू इंडिया स्कूल मतलब न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया था। ये बात करेक्ट है ना? आंसर क्या होगा? आंसर ओनली 2 करेक्ट है, बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 150 लास्ट होगा। प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी की थी? क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की थी। आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर क्या? 150 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये डी करेक्ट है, संध्या, युगांतर और काल। ठीक है, यहाँ पर समाचार पत्रों में सभी यहाँ पर क्रांतिकारियों ने आतंकवाद को क्या प्रोत्साहन किया था? सही बात होगी, डी यहाँ से करेक्ट आंसर 150 का। तो इस टाइप से यहाँ पर जो जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर यहाँ पर 2 है, ये खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरा भी स्टार्ट करेंगे। तीसरे से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपका पेपर है DIS का, उसको यहाँ पर कवर करेंगे। या तो अपना पेपर UKT का है, वो हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग 2 पेपर देख चुके हैं वो एक तरह से स्टार्टिंग के थे और यहाँ पर डेमो करके यहाँ पर दिखाए गए थे। ठीक है, अब नए पेपर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे UPPCS का टेस्ट नंबर 1 से। जो पहला पेपर रहेगा वो हम लोग यहाँ से कराएंगे, आपको बता देंगे टेलीग्राम पर जैसा होगा। ठीक है, यहाँ से एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।